नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था आपको। अब इस वीडियो में मैं आपको राज्य की उत्पत्ति का एक दूसरा सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत बताने वाला हूँ। देखिए, जो पहला सिद्धांत था, जो सबसे प्राचीनतम पुराना सिद्धांत है, ईश्वरीय या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, वो कहता है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वरीय संस्था है। जबकि शक्ति सिद्धांत ठीक इसके उल्टा कहता है कि राज्य ईश्वरीय नहीं वरन मानवीय संस्था है। यानी राज्य ईश्वर ने नहीं जन्मा, बल्कि मनुष्यों ने राज्य का निर्माण किया है। और इस बात को कहकर उन्होंने बताया कि वास्तव में शक्ति या बल प्रयोग के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस सिद्धांत को शक्ति सिद्धांत कहते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि राज्य ईश्वरीय नहीं मानवीय संस्था है और राज्य का निर्माण शक्ति के आधार पर यानी बल के आधार पर हुआ है। इसको एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में लोग आए होंगे, रहते होंगे अपना, उसी में कोई शक्तिशाली व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे कबीले रहे होंगे, किसी एक कबीले का कोई शक्तिशाली व्यक्ति कबीले का मुखिया बन गया होगा और उसने अपने समर्थकों के माध्यम से अन्य छोटे छोटे कबीलों को पराजित करके एक बड़ा समाज बना लिया। फिर उनकी मदद से अन्य दूसरे जनपद कह लें, जनपदों के कबीलों को पराजित कर, इस प्रकार यह जय और पराजय के माध्यम से उस कबीले के मुखिया ने एक राज्य का निर्माण किया। वो कहा, एक जगह पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मिलती है टूमैन की, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है और उसमें कहा गया है कि निश्चित रूप से जो पहला राजा होगा वह एक शक्तिशाली योद्धा होगा। यानी जय और पराजय, विजय करते 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 छोटे से कबीले से कई कबीलों को पराजित करके एक बड़े जनपद का सरदार बना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे जनपदों के सरदारों को पराजित कर अपने बल प्रयोग शक्ति के आधार पर वह एक राज्य का राजा या मुखिया बना। इस प्रकार की बात राज्य के दैवीय उत्पत्ति शक्ति का सिद्धांत कहता है। अब अगर इस शक्ति सिद्धांत को देखें तो जैसा कि मैंने बताया, ट्रूमैन की पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में इसके प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो पहला राजा रहा होगा एक निश्चित रूप से शक्तिशाली योद्धा रहा होगा। इसके अलावा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मगध, कौशल, अवंती, तीन बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, वह भी शक्ति के दम पर स्थापित हुए और शक्ति के दम पर ही बने रहे। अगर आप यूनान में देखें तो यूनान में एथेंस और स्पार्टा दो राज्य थे। ये दोनों ही अपनी शक्ति के बल पर, बल्कि स्पार्टा पे एक फिल्म भी आई थी हॉलीवुड में 300, उसमें बताता है कि स्पार्टियन सैनिक कितने ताकतवर होते। एक स्पार्टियन सैनिक 300 अन्य सैनिकों को पराजित करने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो तमाम लिटरेचर ऐसे हैं जो इसका प्रमाण देते हैं। इसके अलावा अगर आप सोफिस्ट चिंतक कैलिक्लीज को देखें तो उन्होंने भी शक्ति को, बल के आधार पर राज्य के निर्माण की बात की और बल को, शक्ति को ही शक्तिशाली का हित ही सर्वोपरि बताया। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में थेसिमेकस एक पात्र है, उसने कहा शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी कहीं ना कहीं इस शक्ति सिद्धांत को वहां भी प्राचीन चिंतन में भी स्वीकार किया गया। और अगर मध्य युग के चिंतन को देखें तो पूरा मध्य युग ही धर्म की सत्ता यानी धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति, शुरुआती दौर में राज्य की शक्ति के ऊपर धर्म की शक्ति हावी थी। बाद में चर्च राज्य कंट्रोवर्सी हुई, किसके लिए? शक्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर मध्य युग की भी चर्चा करें तो शक्ति ही मूल तत्व मिलता है। इसके अलावा अराजकतावादी विचारक को देखें तो कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, शक्ति मूलक संस्था, इसे समाप्त करो क्योंकि इसने हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रखा है। व्यक्तिवाद कहता है
वह एक आवश्यक बुराई, आवश्यक इसलिए कि वो हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा किस आधार पर करेगा? शक्ति होगी तो ना। और बुराई इसलिए हो जाता है कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। और कैसे हस्तक्षेप करेगा? शक्ति होगी तो हस्तक्षेप करेगा। तो व्यक्तिवाद, मार्क्स को ले लें तो मार्क्स ने कहा राज्य शोषण का यंत्र है, यानी अपनी शक्ति के आधार पर गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का, जो सुविधा विहीन वर्ग हैं, उनका शोषण कर रहा है। लेनिन, ट्रॉट्स्की, हिटलर, मुसोलिनी, इन तमाम आधुनिक विचारकों को देखें, तमाम आधुनिक विचारधाराओं को देखें तो कहीं ना कहीं ये विचारधाराएं सत्य सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सत्य सिद्धांत का समर्थन करते हुए दिखते हैं। ये समर्थन हुआ सत्य सिद्धांत का। अब कुछ जो सत्य सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण मूल तत्व या मूल सिद्धांत थे, उनको देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज ये सत्य सिद्धांत कहता है कि राज्य ईश्वरी नहीं वरन मानवीय संस्था है। ध्यान दीजिएगा, राज्य मानवीय संस्था, मानवीय संस्था। पहली चीज जो दैवी उत्पत्ति ने कहा, ठीक उसके उल्टा उसको काटते हुए कहा कि राज्य एक मानवीय संस्था है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है और राज्य वास्तव में शक्ति के आधार पर प्रभुत्व का परिणाम है। यानी कहा ना वो ट्रूमैन की लाइन कि निश्चित रूप से राजा पहला शक्तिशाली योद्धा रहा होगा। भाई, किसी कमजोर आदमी को, बिना शक्तिहीन आदमी को हम राजा कैसे बना लें? तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तार्किक दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा सही सत्य सा लगता है कि निश्चित रूप से जो राजा पहला रहा होगा उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा गुण, शक्ति तो रही होगी जिसके कारण हम सभी उसके आदेश का पालन कर रहे हैं या सभी लोग उसके आदेश को मान रहे हैं। तो ये जो दूसरी सत्य सिद्धांत का था कि शक्ति जो राज्य की उत्पत्ति हुई, उस राज्य की उत्पत्ति का एक मात्र तत्व शक्ति है। शक्ति। अब तीसरी विशेषता देख लेते हैं। देखिए, इस सत्य सिद्धांत ने शक्ति को प्रमुख माना। उसने एक शाश्वत नियम, एक नियम शाश्वत, यूनिवर्सल लॉ, उसकी भी चर्चा की कि शक्ति ही न्याय है। देखिए, वो कहा जाता है ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता, कि शक्ति ही न्याय है। अगर न्यायाधीश कुर्सी पर बैठा है न्याय देने के लिए, उसके पास न्याय देने की शक्ति नहीं है तो फिर वो न्याय नहीं कर सकता। और अगर शक्तिशाली नहीं है तो उसके न्याय को मानने को कोई तैयार नहीं। इसलिए इस प्राकृतिक नियम, वो कहा जाता है ना, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं पनपता, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये शाश्वत नियम है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये तीसरा था। चौथा बड़ा महत्वपूर्ण कि राज्य की जो आंतरिक आज वर्तमान समय में भी राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा है वह शक्ति के ही आधार पर निर्धारित की जाती है। अगर शक्ति है तो राज्य अपनी आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रख पाएगा, वरना राज्य विखंडित हो जाएगा। दूसरी चीज, बाह्य आक्रमण, बाहरी सुरक्षा भी शक्ति के आधार पर ही राज्य कर पाता है। अगर शक्ति न हो तो पाकिस्तान या चाइना कभी भी भारत को हड़प ले। तो कहीं ना कहीं भारत के पास शक्ति है जो आज ये लोग हड़प नहीं पा रहे। तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था बनाने की हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की हो, या फिर बाह्य आक्रमणों से अपने देश की सीमाओं की रक्षा हो, ये दोनों तभी संभव है जब आपके पास शक्ति हो। जो अगली पांचवी चीज कही, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे सत्य सिद्धांत का जिस्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट।
शक्ति सिद्धांत यही कहता है कि जिसके पास शक्ति थी उसने सबको पराजित करके अपने आप को राजा घोषित किया और शक्ति के बल पर राज्य की स्थापना की। यह था आपका शक्ति सिद्धांत। अब शक्ति सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं कर ली जाए। बहुत छोटा सिद्धांत है मित्रों, चूंकि बच्चों ने काफी कहा था, उनके सिलेबस में है और उनको पढ़ना भी है, तो इसलिए मैंने इसको बताया। आलोचना देखिए, इस शक्ति सिद्धांत की भी आलोचना की गई। मैंने कहा ना कि एवरीथिंग इज नॉट एब्सोल्यूट, हर चीज की आलोचनाएं हैं। इस शक्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा गया, एक शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। आलोचकों ने क्या कहा इसकी आलोचना को? उन्होंने कहा केवल एकमात्र कारण शक्ति है। आलोचकों ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति का केवल एकमात्र कारण शक्ति नहीं हो सकता। शक्ति एकमात्र कारण नहीं, कारण नहीं। इन्होंने क्या केवल शक्ति की वजह से आया, जबकि केवल शक्ति नहीं, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। वो एक कहावत है ब्रिटेन में, ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून जो होता है वो पानी से गाढ़ा होता है। रक्त संबंध एक साथ लोगों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए मजबूर करता है। ब्लड संबंध, ब्लड रिलेशन, धर्म, स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना, ये सब भी, ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है, लेकिन यहां ऑब्जेक्शन इस बात का है कि इन्होंने कहा कि एकमात्र कारण शक्ति है। इसको आलोचकों ने डिनाई किया, कहा कि नहीं, विभिन्न कारणों में एक कारण शक्ति हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे रक्त संबंध, धर्म, स्वाभाविक सामाजिक, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, राजनीतिक चेतना इत्यादि। इन सब के समायोजन से राज्य बना। ऐसा नहीं कि अचानक राज्य केवल शक्ति के दम पर आ गया। यह इसकी पहली आलोचना की गई। दूसरी आलोचना कि शक्ति राज्य का अस्थायी आधार नहीं हो सकती। अस्थायी आधार नहीं। इन्होंने कहा कि शक्ति के ही दम पर राज्य बना हुआ है। राज्य आया शक्ति के दम पर और शक्ति के दम पर ही राज्य बना हुआ है। एक विचारक था टीएच ग्रीन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का परिणाम। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अस्थायी आधार के रूप में शक्ति को केवल स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम राज्य के आदेश का पालन कर रहे हैं तो शक्ति के भय के वजह से नहीं कर रहे। हम राज्य के नियमों कानूनों का पालन कर रहे हैं तो शक्ति के भय की वजह से नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है कि हम कानून का पालन करेंगे, दूसरे भी करेंगे, तो शांति और सुव्यवस्था बनी रहेगी। भय से शासन सत्ता को नहीं चलाया जा सकता। कहीं ना कहीं हमारी स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति है, विल, हमारी इच्छा है कि समाज में सभी सुखी संपन्न रहें। इसलिए हम सब एक कानून के दायरे में रहकर अपने आचरण का पालन करते हैं। इसलिए आलोचकों ने इसकी आलोचना की और कहा कि शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकता। तीसरी चीज, अगर इस शक्ति सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए, अगर जो शक्ति सिद्धांत अभी जिसकी व्याख्या हम लोग कर रहे थे, अगर इसको स्वीकार कर लिया जाए तो ये व्यक्तियों की हीन प्रवृत्तियों पर आधारित दिखाई देता है। यानी एक व्यक्ति सरदार है, बाकी सबको दबाकर हीन बना दिया। ये पार्श्विक है, ये जो बल है ये पार्श्विक बल है, हीनता और घृणा की भावना से भरा हुआ है। इस आधार पर राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, इस आधार पर राज्य नहीं आ सकता। इसलिए इसकी आलोचना की। अगर अगली आलोचना कि अगर इस शक्ति सिद्धांत को माना जाए
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति शासक रहेगा, उसके पास शक्ति रहेगी और शक्ति के दम्भ में वो मनमाने कार्य करेगा और किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं हुआ, जैसे तानाशाही शासन में होता है। नो वन, किसी के पास विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भी तमाम व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, यह स्वतंत्रताएं नष्ट हो जाएंगी क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, अपने शक्ति के आधार पर वह सबको नियंत्रित करने लगेगा। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। अगर अगली आलोचना कि अगर इस शक्ति सिद्धांत को सही मान लिया जाए तो आंतरिक एवं बाह्य या राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष जन्म ले लेंगे। जैसे एक आदमी है, वह शक्ति के दम पर राजा बना हुआ है और जो थोड़ा सा कमजोर हुआ, दूसरे लोग षड्यंत्र करके उसको मार के राजा बन जाएंगे। तो देश आपस में, जैसे देखिए शुरुआती दौर में क्या था, भारत क्यों गुलाम बना विदेशियों के आक्रमणों का? क्यों? क्योंकि आपस में फूट थी, एक राजा दूसरे राजा को पराजित करने के लिए विदेशियों की मदद लिया करता। तो अगर शक्ति सिद्धांत को सत्य मान लिया जाए तो आंतरिक और राष्ट्रीय, अंदर और पूरे देश में, या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय, पूरे विश्व में सभी राज्य अपना अपना शक्ति के आधार पर वर्चस्व स्थापित करने लगेंगे और जिसका परिणाम बड़ा भयावह होगा। पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, आपस में से लोग संघर्षरत होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, जो कि मानवीयता के विरुद्ध है। इसलिए इस शक्ति सिद्धांत की आलोचना की। अगली आलोचना, कहा जाता है कि यह शक्ति सिद्धांत प्रजातांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें शक्ति के दम पर, बल या शक्ति के दम पर कोई व्यक्ति शासक नहीं बनता, जनता द्वारा निर्वाचित होकर शासक बनता है। और अगर शक्ति सिद्धांत को सत्य मान लिया जाए तो जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों नष्ट हो जाएंगे और लोकतांत्रिक शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की। एक अंतिम आलोचना, और मुझे लगता है कि इस आलोचना के बाद कुछ बचता नहीं, कि वास्तव में जो शक्ति शब्द है, शक्तिशाली शब्द है, ये अपने आप में ही अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि शक्ति कई प्रकार की होती है। शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति। आखिर राज्य की उत्पत्ति में किस शक्ति की बात की जा रही है और कौन सा शक्तिशाली? कहा जाता है कि शारीरिक बल से आप बहुत बड़े बलशाली हो, पहलवान हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे मानसिक शक्ति वाले लोग आपको अपने दिमाग से पराजित कर देते हैं। आज वर्तमान समय के जिस राजनीतिक व्यवस्था में हम चल रहे हैं, इस राजनीतिक व्यवस्था में आर्थिक शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इस वर्तमान युग में जिस देश के पास आर्थिक शक्ति मजबूत है, वही देश शक्तिशाली है, बाकी कोई शक्तिशाली नहीं। तो वास्तव में इस शक्ति सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा गया कि किस शक्ति की बात की जा रही है, अस्पष्ट है। एक समय मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में आध्यात्मिक शक्ति ही सर्वोपरि शक्ति हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि पोप के पास धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति थी, वही सबको नियंत्रित किया करता था। तो इसलिए इस सिद्धांत की तमाम आलोचनाएं की गई। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति में भले ही एवरीथिंग, सब कुछ शक्ति ना हो, बट इट इज समथिंग, कुछ तो है। क्यों? क्योंकि बिना शक्ति के आप राज्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, राज्य को बाह्य आक्रमण से, राज्य के नागरिकों को बाह्य आक्रमण से सुरक्षित नहीं रख सकते, उनके जान माल संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि इस शक्ति सिद्धांत की तमाम आलोचनाएं हैं, इन आलोचनाओं के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि निश्चित रूप से शक्ति आवश्यक रूप से कुछ न कुछ जरूर महत्वपूर्ण तत्व है, जिस आधार पे
राज्य की आंतरिक सुव्यवस्था और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा की जाती है। मित्रों, ये था शक्ति सिद्धांत। अब अगले वीडियो में मैं आपको राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, 3 विचारक बेसिक हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत के, हॉब्स, लॉक और रूसो, इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत की चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।